ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि क्वार्टरली हॉरोस्कोप, और वो भी साल के अंतिम 3 महीनों का। देखते ही देखते हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं। समय का जो पहिया है बहुत तेज़ भागता है। अभी लगा था कि 2025 शुरू हुई हुआ है और देखते देखते हम अंत की तरफ आ गए, लेकिन समय हमेशा ही चलायमान है। तो वैसे ही हमें भी कहीं ना कहीं ग्रहों की गति को समझकर आगे बढ़ना होता है, और इसके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें जो भी मेन एरियाज होते हैं जीवन के, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पे आधारित होते हैं, चंद्रमा के गोचर पर। बड़े ग्रहों के जो राशि परिवर्तन होते हैं उस पर तो वीडियो आती ही है। बाकी यथासंभव जब भी पॉसिबल होता है मैं बाकी ग्रहों पर भी वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि एक ऐसा राशिफल होता है जिसमें संयुक्त रूप से सारे ग्रहों का प्रभाव दिखाते हैं। चंद्रमा को नहीं मैं इसमें ज़्यादा कंसिडर करता, क्योंकि वो साप्ताहिक में होता है, लेकिन बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव इसमें देखा जाता है, और उनका संयुक्त प्रभाव क्या आता है, हम पर क्या पड़ता है, इसकी विवेचना होती है। और वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष कोई रातों रात जीवन को बदल देने की कला नहीं है, बल्कि एक विद्या है जिससे मार्गदर्शन किया जाए, अपने जीवन को समझा जाए, कुछ उपाय कर कर ग्रहों की ऊर्जा को थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए। यही ज्योतिष का तात्पर्य है, यही ज्योतिष का औचित्य है। और ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, ग्रहों की ऊर्जा किस प्रकार हम पे प्रभाव डालेगी, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना, यही इस त्रैमासिक राशिफल को बताने का या बनाने का औचित्य है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहां अक्टूबर का महीना शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र समसप्तक योग बनेगा और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। वहीं नवंबर का महीना नीच भंग लेकर आएगा, आपके लग्न में ही होगा वो। बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, और बुध पतित भी हो जाएंगे और गुरु वक्री हो जाएंगे। बुध पतित मतलब पिछली राशि में गिर जाना उनका। दिसंबर में गुरु वापस अपने घर आ जाएंगे, मिथुन में, जहां पर उनको होना चाहिए था। बुध भी अपनी ग्रह वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे। पहले 3 ग्रहों की युति होगी, फिर 4 ग्रहों की युति होगी, और आपका एक भाव यानी कि तीसरा भाव, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या बहुत प्रभावित, या फिर कहिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इस पे 6 ग्रहों का, फिर 7 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसके भी अपने मायने होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की तो कुछ हाईलाइट्स थी, बहुत चीज़ें होंगी, और इन्हीं की विवेचना मैं इस त्रैमासिक राशिफल में करूँगा, और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपको जहां से सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है, जब से चैनल बना है मैं बताता आ रहा हूँ कि 7.5 आदि को छोड़कर अगर आप लग्न से ही देखेंगे अच्छा है। अब कुछ लोगों को नहीं अगर रिलेट होता तो आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस ये है कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना तो बहुत विशेष है, बहुत कुछ होगा इसमें। 3 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो तुला में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में। बुध भाग्येश हैं, मंगल धनेश हैं, ये लक्ष्मी स्थान भी है, ये धन स्थान है, और इन दोनों के स्वामी लग्न भाव में। पहला तो मंगल एक केंद्र के स्वामी है, लग्न में बैठे थे तो राजयोग बनता है। त्रिकोण का स्वामी लग्न में आ गया, यानी कि बुध, तो राजयोग बनता है। और एक लग्न और त्रिकोण का स्वामी साथ में बैठना भी राजयोग बनता है। तो ये बुध का लग्न में आना ही अक्टूबर की शुरुआत ही आपके लिए बहुत सकारात्मक लेकर आ रहा है, क्योंकि मंगल धनेश है, सप्तमेश है, और बुध लक्ष्मी स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी है। यानी कि धन की वृद्धि होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी, और दोनों ही चीज़ों में भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि जब भाग्य का साथ मिलेगा तो दोनों ही आपको परिपूर्ण तरीके से लाभ देंगे, यानी कि बिजनेस और धन।
मंगल जहाँ स्किल्स हैं वहीं बुद्ध बुद्धिमता है, तो इन दोनों का मिलन भी बहुत अच्छा होता है। इन दोनों का मिलन कहीं ना कहीं, अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे स्थान में मंगल बुद्ध की होती है तो ये मान के चलिए व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है, क्योंकि उसके पास बौद्धिक क्षमता शारीरिक क्षमता का मिलन है। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में जब मंगल, क्योंकि तीसरा भाव को, मंगल के तीसरे भाव को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि मंगल अगर तीसरे घर में है उसको बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। मैं भी हर बार कहता हूँ मेरे हिसाब से सबसे अच्छी स्थिति है, और वो काल पुरुष की कुंडली में बुद्ध की ही राशि होती है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्स और बुद्धिमता का मिलन है। तो लग्न में मंगल बुद्ध बहुत श्रेष्ठ योग है, बहुत श्रेष्ठ योग। क्योंकि बुद्ध 12वें घर के स्वामी भी हैं और मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और बुद्ध लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो ये विदेश से पैसा, विदेश संबंधित कामों में सफलता, एमएनसी में जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा, विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है। बट एट द सेम टाइम 12वें घर के स्वामी व्ययेश और धनेश साथ में लग्न में, यानी कि खर्चे बहुत होंगे। और क्योंकि जो बुद्ध हैं वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये सेहत की तरफ भी एक बुरा इशारा करता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी जब लग्न में आता है तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं। बट मंगल आपके प्रबल मारक हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दूसरा और सातवां भाव मारक स्थान है, और ऐसा नहीं कि मृत्यु देते हैं, पर ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। हाँ, जब मृत्यु का समय आता है किसी व्यक्ति का, तो इन दोनों का या अष्टम भाव का या कुछ ग्रह होते हैं उनका, वैसे बहुत चीज़ें होती हैं, मारक स्थान होते हैं कुंडली में डिग्री के हिसाब से। 64th नवांशा, 64वीं नवांशा, 22वां दृष्टि कोण, बहुत चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल्ड है, वो राशिफल में हम नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर ऑलरेडी आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको बहुत तंग कर सकती है, छोटी मोटी चोट और स्किन डिसऑर्डर्स के योग बन जाते हैं, खर्चा बहुत होगा। 12वें घर के स्वामी मंगल के साथ वाहन पर खर्चा, घर की मरम्मत पर खर्चा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, उन पर खर्चा होकर रहेगा। मंगल पर राहु और गुरु की दृष्टि तो थी ही, अब बुद्ध भी जो भाग्येश यहाँ पर आ गए, ये बताता है अपने आप में कि भाग्य की वृद्धि तो होकर रहेगी, धन की वृद्धि तो होकर रहेगी, और दोनों पर ही राहु गुरु की दृष्टि है, यानी कि अपार मात्रा में धन सफलता और भाग्य की वृद्धि होगी, और इसके कारण जीवन के हर एरिया पर लाभ मिलेगा। ये दोनों ग्रह मिलकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और मंगल की तो राशि ही है और बुद्ध जैसे मैंने कहा भाग्येश है, तो ये विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनाते हैं, क्योंकि भाग्येश का भी दृष्टि है और की भी दृष्टि है और सप्तमेश की भी दृष्टि है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, किस चीज़ का ध्यान देना है, एक परिवर्तन योग बन रहा है जो बहुत अच्छा, खैर अभी नहीं, वो थोड़ा सा शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद बनेगा, उसकी तभी हम बात करेंगे, वो जब शुक्र का गोचर होगा उस पर मैं तब आऊँगा, क्योंकि अभी तो वो नहीं बना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मंगल और बुद्ध का जो प्रभाव है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा जाएगा। इसका अगला जो गोचर होगा शुक्र का, यहाँ से परिवर्तन योग स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मैं चर्चा कर रहा था कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। पहले शुक्र की ही बात करते हैं, फिर परिवर्तन योग पे आएंगे। शुक्र जो है वो 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, मैं हर बार बताता हूँ, एक्सेप्शन है ये, 12वें घर में हर ग्रह का व्यय हो जाता है, लेकिन शुक्र एक्सेप्शन है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे नीच के भी हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए सूर्य के साथ बैठेंगे, तो अष्टमेश लाभेश के साथ 12वें घर में गुप्त धन बहुत बढ़ेगा, विदेश से पैसा बहुत आएगा, डूबा हुआ पैसा आ सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा आ सकता है। लेकिन शुक्र नीच के हैं, नीच के ग्रह का प्रभाव उसके अपने खुद के कारकत्वों पे पड़ता है। मैं हर बार इस चीज़ को बताया कि नीच का मतलब बुरा नहीं होता, ये धारणा बहुत गलत है, और जो भी ज्योतिष समझना चाहते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा बहुत समझना चाहिए आपको भी डिटेल्स। आजकल बहुत लोग कुछ भी बोल रहे हैं ज्योतिष के नाम पे। अभी मेरे को किसी ने, मेरे ही कंसल्टेशन लेते हैं, उन्होंने एक रील भेजी कि एक महिला है ज्योतिष है, वो कहती हैं कि आपका नीच का ग्रह आपका दुश्मन है। तो मतलब कि अगर शनि नीच के हो जाएंगे 2027 में, 2.5 साल के लिए शनि नीच के रहेंगे, तो इतने करोड़ों लोगों के लिए शनि दुश्मन है, ये क्या बात होती है। ऐसा नहीं होता कि नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन उसके कुछ कारकत्व प्रभावित होते हैं, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो यहाँ पे शुक्र का कारकत्व क्या है, वो विवाह और लव लाइफ के प्रथम कारक हैं, या फिर कहिए प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पे
लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि पंचम से अष्टम में और सप्तम से छठे में मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, लव लाइफ में अनिश्चितता आएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन शुक्र लग्नेश भी हैं, अपने से 12वें में है, नीच के हैं, और जो परिवर्तन योग में कह रहा था, तुला के स्वामी यानी कि शुक्र बुध की राशि में, कन्या के स्वामी यानी कि बुध शुक्र की राशि में, तो एक दोनों की राशि में है, इसको कहते हैं परिवर्तन योग। लेकिन ये 2-12 लग्न और 12वें घर में जो परिवर्तन योग बन रहा है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ से जब शुक्र 12वें घर में आएंगे, क्योंकि वो लग्नेश हैं, लग्नेश होने के नाते 12वें घर में आना, लग्नेश होने के नाते नीच का होना, और लग्नेश होने के नाते उनका परिवर्तन योग बनाना, और वक्री शनि से दृष्ट होना, वो भी रोग स्थान से, ये इंडिकेट कर रहा है कि शुक्र के गोचर के बाद का जो कुछ टाइम है, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बुध का प्रभाव पहले आया था, वहाँ से हेल्थ थोड़ी बिगड़ेगी, लेकिन शुक्र के परिवर्तन के बाद तो हेल्थ बहुत खराब हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि छठे घर का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया और लग्न में मंगल है, ये छोटी मोटी इंजरीज का योग भी बनाता है। जब मैं इंजरीज या इसकी बात करता हूँ, बिल्कुल भी डराने की बात नहीं होती, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष जो एटलीस्ट मैं फॉलो करता हूँ, वो वही ज्योतिष है कि जो दिख रहा है वो मैं बोलता हूँ। बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो केवल या तो उपाय बताएंगे कि रातों रात आप अमीर हो जाए, और ज्योतिष से उनका कोई लेना देना नहीं, या फिर वो केवल मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, जो ज्योतिष नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है जो कुछ अगर ऐसी चीज़ें जिससे बचा जा सके वो भी मैं बताऊँ। तो यहाँ पे इंजरीज के योग हैं छोटे मोटे, क्योंकि मंगल लग्न में है, एक्सीडेंट्स के भी योग हैं। केयरफुल रहिएगा, वाहन चलाते हैं केयरफुल रहिए, कुछ इस टाइम रिस्की चीज़ें ना करें, कुछ रिपेयर करना अपने आप शुरू ना कर दें, वो कुछ जो क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, ट्रैकिंग आदि, ये ना करें। तो इस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। खर्चे थोड़े होंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ धन के सोर्स अचानक से नए खुल भी सकते हैं आपके लिए। 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे लग्न में, तुला में, और नीच के हो जाएंगे। अब लाभेश हैं, धनेश के साथ बैठ गए, अब आपको और क्या चाहिए। लाभेश मंगल, धनेश मंगल, लाभेश सूर्य, युति लग्न में, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध भी हैं कुछ दिनों के लिए। बहुत सुंदर धनी योग, बहुत सुंदर धनी योग। ये सारे ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे, बिजनेस में अचानक से लाभ। सारे ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे, जिसमें से सप्तमेश लग्न में है और सूर्य के साथ हैं, यानी कि प्रमोशंस कारक हैं सूर्य प्रमोशन के, सप्तम भाव प्रमोशन का। तो जो जॉब करते हैं उनके प्रमोशन के भी योग बनेंगे। बस ये है कि सूर्य नीच के हैं तो प्रमोशन में भी उतनी अच्छी ना रहे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, सूर्य नीच के हुए बॉसेस से थोड़े मतभेद, पिताजी की सेहत खराब, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ हैं, पिताजी और बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सरकारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली बिजनेस में, कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, या अदरवाइज भी, नॉट ओनली इन बिजनेस, क्योंकि लग्न में है, हो सकता है आपसे ही कुछ गलती हो जाए, आपका चलान कट जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए, कोई नोटिस आ जाए अथॉरिटी से, किसी लीगल पचड़े में आप फंस जाएं। तो ये सूर्य से थोड़ा सा बच के रहेगा। हाँ, मैरिड लाइफ पे इसका बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल दोष बनाए हुए हैं, सूर्य का प्रभाव सप्तम पर है, और शुक्र की अभी हमने बात करी थी वो भी नीच के हुए हैं, तो यहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। 18 अक्टूबर को एक बहुत विशेष चीज़ होगी, जो होगा बृहस्पति का गोचर, और वो कर्क में आकर उच्च के हो जाएंगे करीबन 2 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पे 11 नवंबर को वक्री भी हो जाएंगे। इसलिए इनका जो अच्छा प्रभाव वो हमें 11 नवंबर तक का ही देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ को भी, पीछे मैंने एक 14 योगों की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया था कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी नहीं है, कोई भी ग्रह 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो सकता, कुछ महीनों के लिए अपनी अपनी अवस्था होती है। अतिचारी वक्री होना उनका सूर्य से एक दूरी पर निर्भर होता है। गुरु हर साल अतिचारी होते हैं, बस इस साल ये है कि वो कुछ टाइम के लिए आगे जा रहे हैं अगली राशि में, क्योंकि मिथुन में 30 डिग्री होती है, हर राशि में 30 डिग्री होती है, उसको क्रॉस वो कर जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा नहीं कि 7 साल के लिए अतिचारी रहेंगे, वापस आ जाएंगे मिथुन में दिसंबर में, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए उनका उच्च का होना प्रभाव डालेगा। करियर में अचानक से प्रमोशन के योग बन सकते हैं, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी 10वें घर में, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्योंकि वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, करियर में और जीवन में पद प्राप्ति, आगे बढ़ने के मौके, अचानक जीवन को गति प्रदान होगी, अचानक कई काम बनना शुरू हो जाएंगे। उनके धन स्थान पर दृष्टि दिखाती है कि करियर में पैसा बढ़ेगा,
जीवन में पैसा बढ़ेगा। चौथे घर को देखना उनका प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है, और क्योंकि वो चौथे से 12वें और चौथे से तीसरे के स्वामी हैं, कोई लीगल पचड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का, या फिर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी हैं, तो उसका भी योग बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। और उनका छठे घर को देखना, जहाँ पे वक्री शनि है, छठे घर को बहुत एक्टिवेट कर देता है। तो कोई लीगल केस चल रहा था, उससे निकलने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट जब तक वक्री नहीं होते 11 नवंबर तक, तब तक ये गुरु अचानक से जीवन में बहुत सारे रास्ते खोल देंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा टाइम है। और जिनकी जॉब चली गई थी उनको भी यहाँ पे, आजकल जॉब का मार्केट बहुत अनसर्टेन है, इंडिया कहीं या कहीं पे भी कहीं, हर जगह जॉब जा रही है। तो अगर आपकी जॉब चली गई थी लेट्स से कि कुछ महीनों पहले, तो यहाँ पे जॉब प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 24 अक्टूबर बुध का गोचर होगा और बुध वृश्चिक में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बुरा प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो तो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। उनका दूसरे घर में आना यानी कि पैसे कमाने के नए अवसर, कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, घर में भी पैसा, और एक अच्छी बातचीत हो पाएगी कुटुंब में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे वाणी के द्वारा, और कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद अच्छा, इन बुध पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, तो कुछ रुका हुआ पैसा था उसको भी दोबारा वापस प्राप्त करने के योग बनते हैं। 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा गोचर होगा मंगल का। बड़ा क्यों? क्योंकि मंगल है, मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, गुरु और शनि जैसे, और उनकी कारकत्व तो बहुत है, इसलिए मंगल का गोचर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैं भले ही सूर्य, बुध और शुक्र पर वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन मंगल के गोचर पे हमेशा मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मंगल आ जाएंगे धन स्थान में, अपने ही राशि में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अर्थ त्रिकोण है तो करियर में पैसा बढ़ेगा, अथॉरिटी आएगी। सप्तमेश है, बिजनेस के भाव के स्वामी अपने से अष्टम में है, नए नए काम मिलेंगे बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी अगर आपको बेचनी भी है तो उसके भी योग, क्योंकि सप्तम से लाभ में आ गए, तो सप्तम से लाभ में प्रॉपर्टी के कारक, तो प्रॉपर्टी बेचनी है या रेंट आउट करनी है, बहुत अच्छा योग। बस ध्यान क्या देना है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ इस चीज़ को, कि मंगल दोष होता है दूसरे घर का मंगल भी, ये कई जगह पे लोग मिस आउट कर देते हैं। नहीं, मंगल दोष होता है, साउथ इंडिया में तो इसको बहुत महत्व दिया जाता है, और ये स्ट्रांग होता है मंगल दोष। मेरे हिसाब से अष्टम दूसरे का मंगल दोष सबसे स्ट्रांग होता है। उसके बाद हम कहें तो सप्तम और लग्न का उतना ज़्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहूँ तो सबसे पहले अष्टम, फिर दूसरे, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं मंगल दोष। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो चलती ही रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाणी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से पंचम को देखेंगे तो लव लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो अष्टम को देखेंगे तो अचानक से धन तो आएगा ही, लेकिन जीवन में अनिश्चितता बहुत हो सकती है, और घर में ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, क्योंकि वो धनेश है तो पैसा तो आएगा, लेकिन बॉसेस के साथ जो मतभेद शुरू हुए थे, अब वो आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रह वक्री हो जाएंगे और त्रिकोण में होंगे एक दूसरे से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नवंबर लेकर आएगा। सबसे पहले शुक्र का गोचर होगा, शुक्र आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, तो एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच के हैं और स्वराशि के शुक्र के साथ बैठ गए, ये नीच भंग होता है। नीच भंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग योग होता है, पर ऐसे ही नहीं बन जाता। नीच भंग की बहुत डेफिनेशंस दे दी गई हैं कि यहाँ से नीच के ग्रह से केंद्र में भी अगर कोई स्वग्रह आ गया, ग्रही आ गया, ये हो गया, उसके डिस्पोजिटर से भी अगर हो गया, नहीं, मैं हर बार बताता हूँ नीच भंग प्रॉपर वही है, एक नीच का ग्रह या तो अब स्वराशि के ग्रह के साथ बैठा हो, उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो, या सामने उसके कोई उच्च का ग्रह हो या फिर स्वराशि का ग्रह हो, तो उसको प्रॉपर नीच भंग कहते हैं। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठे होते तो भी नीच भंग बनता, अब यहाँ पे क्योंकि स्वग्रही शुक्र के साथ हैं तो भी नीच भंग बनेगा। तो
नीच भंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे नीच भंग में लग्नेश इन्वॉल्व है और लाभेश इन्वॉल्व है, तो ये दिखाता है कि बड़ा पैसा, बड़े धन का लाभ, बड़ी पद प्राप्ति, एटलीस्ट 10 नवंबर तक आपके पद प्राप्ति का योग, धन लाभ का योग, बिजनेस में लाभ का योग बना ही हुआ है। क्योंकि सूर्य लाभेश हैं, सप्तम से त्रिकोण, और शुक्र विवाह के कारक हैं, ये विवाह का योग भी बनाएंगे। अब विवाह का योग और मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस दोनों अलग चीज़ है। जो विवाहित है उनके लिए कुछ बहुत खास नहीं है क्योंकि सूर्य देख रहे हैं, लेकिन और मंगल दोष भी है अभी, जैसे हमने अक्टूबर के एंड में कहा। लेकिन हाँ, विवाह के योग अच्छे बनते हैं, बिजनेस के योग अच्छे बनते हैं, और प्रमोशंस के, पद प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं। शुक्र क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं, तो उनका लग्न में आना अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ और विद्याओं और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। और शुक्र तो अपने आप में तंत्र विद्या, कई विद्याओं के कारक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम्स होंगी 10 नवंबर से। क्यों? क्योंकि बुध हो जाएंगे वक्री। बुध आपके भाग्येश हैं। भाग्येश का वक्री होना, लग्नेश का वक्री होना, कर्मेश का वक्री होना, लाभेश का वक्री होना, ये प्रॉब्लम्स लाता है। 12वें घर के स्वामी भी हैं और धन स्थान में है, तो खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान हो सकते हैं, इनकम रुक सकती है। कार्य क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र के एक भाव में है, कर्म भाव, 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है, उससे जो त्रिकोण होते हैं 2, 6, 10 के भाव करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव इनकम का है। आप काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ना। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, बहुत खर्चे हो जाएंगे, घर में नुकसान भी हो सकते हैं, घर में कलह कलेश स्टार्ट हो जाएंगे, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। एक वक्री ग्रह जब अष्टम को देखता है तो जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं जिनका कोई रीज़न नहीं होता, बस व्यक्ति झेलता ही रहता है। और नवम भाव के स्वामी का वक्री होना और मंगल के साथ बैठना बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम दिखाता है। और 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ऑलरेडी वो अपनी पोजीशन से हटे हुए हैं, वो यहाँ पे तो उनको नहीं होना चाहिए था ना, वो मिथुन में थे, विकृत भी हैं, वक्री भी हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो सकती है। उत्तर कलामृत एक ज्योतिष का शास्त्र है, उसमें एक जगह मेंशन है और सही भी है, मैंने कई जगह देखा भी है कि अगर एक उच्च का ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत उसकी वीकनेस बहुत बढ़ जाती है, या स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है, या कहिए वो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देता है। वहीं अगर कोई ग्रह नीच का अगर वक्री होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो उच्च के समान फल देता है। तो अब उसका ऐसा नहीं कि वो बुरा ही हो जाता, लेकिन सेंसिटिव अवश्य होता। अब यहाँ पे देखिए 3 ग्रह वक्री हैं, एक बुध हुए 10 को, गुरु हुए 11 को, शनि ऑलरेडी चल रहे थे, ये भी वक्री हैं। तो 2, 6, 10 में यानी कि अर्थ त्रिकोण में 3 वक्री ग्रह, जॉब, करियर, धन सब में प्रॉब्लम आएगी। बिजनेस करते हैं, नुकसान हो सकते हैं, पैसा अटक सकता है, पेमेंट्स अटक सकती है। कुछ लोगों के जॉब जाने के योग भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र इन्वॉल्व है, अर्थ त्रिकोण इन्वॉल्व है, तो जॉब जाने के भी बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। ये वो टाइम होगा जब घर में प्रॉब्लम्स, सेहत की प्रॉब्लम, वाणी के कारण प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम, और इसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ेगा। तो नवंबर का ये जो 20 दिन का कालखंड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परेशानी लेकर आ सकता है, बहुत केयरफुल रहिएगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे वृश्चिक में, धन स्थान में। ठीक है, लाभेश हैं, धन स्थान में आए हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। नीच की अवस्था से भी निकल गए और मंगल के साथ आ गए तो एक स्ट्रेंथ आती है, मंगल सूर्य मित्र हैं। लेकिन 2 उग्र स्वभाव के ग्रह वाणी के स्थान में हैं और एक वक्री ग्रह भी है, तो यहाँ पे अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी में बहुत उग्रता आ जाएगी, बहुत केयरफुल रहेगा। और ये सरकारी प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगी इसके कारण। कोई टैक्स वगैरह का इशू है, लीगल इशू है, उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। 23 नवंबर को एक बहुत विशेष चीज़ हो रही है जिससे बहुत बच के रहना है, क्योंकि बुध पतित हो जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे। एक ग्रह जब लग्न में पतित हो जाता है ना, बहुत बहुत वोलेटाइल हो जाता है। तो ये वही पीरियड है जो मैंने कहा था कि अच्छा नहीं है। इसमें 12वें घर का स्वामी आपके लग्न में पतित हो गया, ये अचानक से जॉब जाने का योग बनाता ही है, क्योंकि
एक प्रकार से देखें तो 10वें से 12वें के स्वामी हैं, वो सारा योग अभी चल ही रहा है जो हमने कहा। बिजनेस में नुकसान कराता है, लेकिन इससे 2 चीज़ें हैं जिसका बहुत ध्यान देना है। पहला, सडन हेल्थ इश्यूज, सडन इंजरीज, और दूसरा, बल्कि 3 चीज़ है, मैरिड लाइफ क्योंकि सप्तम को देखेंगे, और तीसरा सबसे विशेष, यहाँ पे आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। कोई पीछे ही पड़ जाएगा कि आपकी इमेज को ख़त्म, निस्तो नाबूद, एकदम ध्वस्त कर देना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर स्पेशली, वैसे तो मैं कहूँगा इस सब को लेकर आप 10 नवंबर से ही चौकन्ने रहिए, लेकिन महीने के अंत की तरफ आकर इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए पतित ग्रह पर राहु की दृष्टि, समझ ही नहीं आएगा कि अपना कौन है पराया कौन है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं रहेगी, बुद्धिमता पर पर्दा सा पड़ जाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। शुक्र का गोचर होगा 26 नवंबर को, धन स्थान में आ जाएंगे, लग्नेश हैं, धन स्थान में आए, एक पतित ग्रह के प्रभाव से निकल गए, तो ये ठीक है। चीज़ें थोड़ी बेटर अवश्य होंगी, धन आएगा, और क्योंकि यहाँ पे वो लाभेश के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत टाइम से वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। 3 ग्रहों में से एक ग्रह मार्गी हो गया, तो अवस्था थोड़ी ठीक होगी, कार्य क्षेत्र में चीज़ों को सुलझाने का मौका मिलेगा। आपके योग कारक हैं, तो ये भी एक अच्छी अवस्था है कि योग कारक मार्गी हो गया तो चीज़ों को सुलझाने का मौका मिलेगा। फिर 29 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से भी एक थोड़ा सा स्थिरता, थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो नवंबर का अंत जहाँ तक दिख रहा है कि चीज़ों को ठीक करेगा, लेकिन हाँ, नवंबर का ये जो महीना है ये थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा। जैसा मैंने कहा था, स्पेशली कार्यक्षेत्र, धन, जब वक्री होंगे 10 तारीख से बुध, वहाँ से ध्यान दीजिएगा, और 23 के आसपास सेहत, मैरिड लाइफ, इमेज, इन सब पर भी ध्यान देना है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव महीना है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी बहुत बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहला बदलाव तो गुरु का ही होगा, गुरु की घर वापसी हो जाएगी, वो वापस मिथुन में आ जाएंगे। केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ये भी अभी पतित ही हैं, जैसे अभी हमने बुध की बात करी थी, ये भी पतित ही हैं, गिरे हुए, अपनी पिछली राशि से गिरकर आए हैं। ठीक है, उनकी एक नॉर्मल अवस्था में आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था, लेकिन पतित हैं, और वक्री तो ये मार्च तक रहेंगे। इसीलिए कि जो गुरु ग्रह की स्थिति है ये थोड़ी सी वल्नरेबल है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी नवंबर में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु नवम से सप्तम के स्वामी हैं, मारक भाव बन जाता है उनका, तो अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर ऑलरेडी उनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है। और ये वक्री ग्रह लग्न को भी देखेंगे, और जैसे मैंने कहा ना कि अभी अभी गिरे होंगे, तो एटलीस्ट 15-20 दिन या कहिए महीने का अंत तक का टाइम एक वल्नरेबल स्थिति है। तो क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, वक्री हैं, तो एक इम्पल्सिवनेस रहेगी, एक जल्दबाजी की फीलिंग रहेगी कि सब कुछ अभी करना है, उसके कारण कई गलतियां कर सकते हैं। इसलिए वक्री गुरु से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखिएगा। कि जो वक्री गुरु हैं, इन पर राहु की दृष्टि भी होगी, और ये नवम में है, तो पुनः जैसा मैंने कहा ना कि पिताजी की सेहत, बॉसेस के साथ संबंध, इस पर ध्यान दीजिएगा। और धार्मिक चीज़ों को लेकर भी अपनी जो राय है वो ज़्यादा जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पे व्यक्ति धर्म को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत उल्टा सीधा कहता है, और कभी कभी प्रॉब्लम में भी फंस जाता है। 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा, और बुध आ जाएंगे आपके धन स्थान में, तो ये भी अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए। देखिए, धीरे धीरे करके जो नवंबर में उथल पुथल मची थी वो ठीक होगी। नवंबर के अंत से ही प्रभाव थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, और दिसंबर में धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होंगी। भाग्येश का नॉर्मल अवस्था में आ जाना, यानी कि बुध का, यानी कि एक स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। दूसरे घर में बैठे हैं दोनों, 4 ग्रह, मंगल तो निकल जाएंगे अगले दिन, लेकिन हाँ, वाणी को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखिएगा। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से मंगल का जो सबसे प्रिय स्थान है वो तीसरा घर ही है। अपने मित्र की राशि में है, और गुरु से दृष्ट भी हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। केतु से दृष्ट है तीसरे घर में, यानी कि बहुत कुछ सीखने का मौका,
अपने स्किल्स को आजमाने का मौका, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर। सप्तमेश अपने से त्रिकोण में है, बिजनेस में लाभ, और धन का स्थान के स्वामी अपने से दूसरे में है, यानी कि धन की वृद्धि। तो ये मंगल का जो गोचर है बहुत अच्छा है, लेकिन इन पर शनि की दृष्टि भी है, तो ये उग्रता लाती है। मंगल अग्नि तत्व के राशि में है और छठे घर के शनि, हाँ, लीगल प्रॉब्लम्स के लिए, संकल्प शक्ति के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, स्किल एनहेंसमेंट के लिए, रिस्क लेने के लिए, बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन उग्रता पर कंट्रोल, इम्पल्सिवनेस पे कंट्रोल, ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना ही होगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, गोचर होगा 16 दिसंबर को सूर्य का, और सूर्य भी अपने मित्र यानी कि मंगल को ज्वाइन करेंगे धनु राशि में, और दोनों के ही मित्र हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति की राशि में अच्छा प्रभाव देंगे। तीसरे घर में सूर्य भी अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, और वो काम त्रिकोण के ही स्वामी हैं, काम त्रिकोण में ही बैठे हैं, और धनेश और सप्तमेश मंगल के साथ बैठे हैं, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा करता है और एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है। ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं हो पा रही थी, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यहाँ पर अवसर भी आपको प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा, सूर्य मंगल की युति तीसरे घर में स्किल एनहेंसमेंट के लिए तो अच्छा होता है, ये कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बहुत बढ़ा देता है। इसके बाद होगा 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर, और शुक्र भी कहाँ जाएंगे, आपके तीसरे घर में ही आ जाएंगे। तो इन अ वे शुक्र के गोचर के साथ, या उससे पहले भी 5 ग्रहों का प्रभाव था तीसरे घर पर, और अब हम देखें तो 6 ग्रहों का प्रभाव है इन टोटलिटी। 3 ग्रह आपके जो तीसरा भाव है उसमें बैठे हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र, और 3 ग्रहों की उन पर दृष्टि है। कैसे? शनि की 10वीं दृष्टि, केतु की 5वीं, गुरु की 7वीं। तो 6 ग्रहों का प्रभाव तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बताता हूँ, तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पराक्रम का भाव कहा गया है। जैसे छठे भाव के बारे में कभी मैं कहता हूँ कि सेल्फ गिविंग राजयोग है, या फिर कहिए कि अपनी मेहनत से जो व्यक्ति, पुरुषार्थ से जो व्यक्ति राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है, वो छठा भाव वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष में ये कहना कि एक भाव बुरा है, गलत है। 12वां भाव व्यय स्थान है तो बुरा है क्या? जो लोग बाहर जाकर सफलता पाते हैं, 2 नंबर के काम से सफलता पाते हैं, हीलिंग से सफलता पाते हैं, हीलिंग सर्विसेज से सफलता पाते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए जो लोगों को हील कर पाएगा। डॉक्टर्स, अधिकतम डॉक्टर्स की कुंडली में 12वें घर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्जन्स की कुंडली में 12वें घर, छठे घर का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। क्यों? क्योंकि उनके भाव है। तो तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि ऐसी हिम्मत आपके अंदर होगी ना कि जो भी प्रॉब्लम, ये वो टाइम होगा, साल का अंत तो हो रहा है, जीवन का तो नहीं, या समय का तो नहीं, ठीक है, वो एक डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन इतना बल पराक्रम आपके अंदर होगा ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सूर्य लाभेश हैं और धनेश मंगल के साथ बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में धन का लाभ, नए धन कमाने के मौके। शुक्र आगे जो लग्नेश हैं तीसरे घर में, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज, जो रिस्क लेना है वो अभी लीजिए, जो बदलाव लाने हैं वो अभी लाइए। जिस चीज़ से डर लगता था वो डर गायब होगा, आगे बढ़ पाएंगे। यात्राओं के योग है, धार्मिक यात्राओं के योग है, साल का अंत है, कुछ लोग विदेश भी जाएंगे, क्योंकि अभी 12वें घर के स्वामी भी वहीं पर आएंगे साल के अंत में, बुध। बहुत अच्छा। तीसरे घर में 6 ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपकी कार्य कुशलता सब, मतलब कि आप यकीन मानिए ये गोल्डन पीरियड है, जहां नवंबर आपके लिए बहुत बुरा शायद जा सकता है या सेंसिटिव जा सकता है। दिसंबर का महीना अवश्य आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा, बहुत चीज़ें बदलेंगी। अपने पूरे जीवन के आधार को बदलने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तमेश लाभेश के साथ सप्तम से त्रिकोण में है और शुक्र आ गए। विवाह के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अति श्रेष्ठ है, 5 से 11वें में बैठे हैं, और कार्य क्षेत्र में तो स्किल एनहेंसमेंट और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन का तो मैंने बात कर ही दी, तो बहुत अच्छा है। बस ऑन द नेगेटिव साइड, तीसरा घर बहुत व्यक्ति को इम्पल्सिव कर देता है, मुझे अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, और बहुत कुछ स्टार्ट कर देना, ये प्रॉब्लम है। भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल है तो प्रॉपर्टी, केवल मंगल नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश भी आ गए तो प्रॉपर्टी संबंधित, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं।
और सूर्य का आना भी दोस्तों आदि से, भाई बहनों से झगड़े करवाएगा। 29 दिसंबर को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप देखिए 7 ग्रहों का प्रभाव तीसरे घर में, ये तो बहुत श्रेष्ठ है। साल के अंतिम में, अंतिम समय में कुछ बड़े निर्णय लेने हैं तो अच्छा। और तीसरे घर में इतना प्रभाव, अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो उसको सॉल्व करने का, डायग्नोस करने का, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर उसको ठीक करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है ये समय, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी एक शुक्रवार को करने हैं। सारे उपाय एक ही दिन कोशिश कीजिएगा हो जाए। दुर्गा माता को 4 घी के दिए अर्पण कीजिए। उनको खीर का भोग लगाइए जिसमें थोड़ा शहद आपको बाद में डालना है, बन जाए उसके अंत में थोड़ा सा शहद डालना है, इसका भोग लगाना है माता को। वहीं पर बैठकर माता का एक मंत्र है, ओम भद्रायै नमः। भद्राय नहीं है, भद्रायै है। मैं तभी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड मंत्र देता नहीं, लोग बहुत गलतियां करते हैं। ए और ऐ होता है ना, तो भद्राय तो एक तो विभक्ति बदल जाएगी, वो पुल्लिंग के लिए होता है। तो भद्रायै नमः नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 4 बार, वरना ओम भद्रायै नमः इसका 108 बार जाप। मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम शुभदाय नमः। इसका मंगल नहीं, शुक्र देवता का ओम शुभदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करना है। और ये सब करने के बाद कपूर जलाकर दुर्गा माता की आरती कीजिएगा। आपको दही में गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और ओम महारुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में आपको अगरबत्ती, धूप और घी का दान करना है और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।